हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वायरल मैथमेटिक्स पर स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो स्ट्रेटेजी वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए सीटेट पेपर 2 का मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। तो आज मैं अपने वादे के मुताबिक सीटेट पेपर 2 जो जुलाई 2024 में हुआ था उसमें मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जिसमें आपके मार्क्स अगर जो भी बन रहे हो 5-6 मार्क्स 7 मार्क्स जो भी मार्क्स बन रहे हो वो मार्क्स सीधे आपके 20 या 25 से प्लस आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। अगर जितने मैं प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ, जो कंटेंट इस चैनल पे आ रहा है सिर्फ और सिर्फ उतना भी पढ़ लोगे ना तो 20 से 25 नंबर से अधिक आपका 20-25 नंबर से अधिक आपके नंबर्स आएंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं इसमें क्या करूंगा, आपको क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन, आपको जो सॉल्यूशन दूंगा ना क्वेश्चन के, उसमें सारे सारे जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता दूंगा आपको। तो अगर इतना भी पढ़ लोगे ना मैथ्स में तो आपके मार्क्स काफी अच्छे आएंगे। तो बस विश्वास बनाए रखिए, साथ बनाए रखिए और साथ पढ़ाई करते रहिए इस चैनल के साथ। ठीक है, हम सब मिलकर पढ़ाई करेंगे और आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 1 है। ऐसे अब इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 31 है। हमने सेट आई दिया है, जुलाई 2024 का सेट आई है ये। ठीक है, क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज 120 सेंटीमीटर इफ बीसी इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर, सीडी इज इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर, एडी इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, हिंदी में अगर बोले तो चतुर्भुज है। इसका परिमाप दे रखा है पेरीमीटर। तो आपको पता करना है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये चतुर्भुज हमको मुझे देखते ही पता चल रहा है कि चतुर्भुज क्या है, आपका ट्रेपेजियम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम इसका पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर से जो एक साइड नहीं दिया, बीसी दिया है, सीडी दिया है, एडी दिया है, यहाँ पे ए भी नहीं दिया है, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ कैसे होगा, आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, चारों ही भुजाओं का सम होता है, ए बी बी सी सी डी और एडी। इन चारों भुजाओं का सम आपको 120 दे रखा है। ठीक है, और इन तीनों का सम 105 हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू में नहीं पता और इन तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 105। अगर ये 105 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो अगर आप घटा लो इससे 120 माइनस 105 कर लो, क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे ए और बी क्या दे रखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ए और बी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए और बी क्या दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ए बी देन सी, ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ए बी की लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, सी डी की लेंथ दे रखी है आपकी 17 सेंटीमीटर, बीसी की लेंथ दे रखी है 48 और एडी की दे रखी है 40, ये 40 सेंटीमीटर। ये दोनों 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है, ये तो दोनों ये क्या हो जाएंगे, लाइन पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल क्या है आपके कोइंटिजर एंगल्स हैं, तो दोनों साइड आपकी पैरेलल, ये क्या बनेगा आपका ट्रेपेजियम बन जाएगा। ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम के एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अगर इसको आप ए मान लो और इसको बी मान लो तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो यहाँ पे क्या है, पैरेलल साइड क्या है, पैरेलल साइड 40 और 48 है, तो इनको आप ऐड कर दो। और यहाँ पे हाइट क्या होगा, यही परपेंडिकुलर लाइन है, तो हाइट क्या हो जाएगा 15। ठीक है, आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 40 और 48 ऐड करोगे 88 हो जाएगा, 88 इंटू 15 करोगे तो 2 से कैंसिल आउट करोगे 44, 44 इंटू 15 कर लो, 15 4 जा 60, 15 चौके 60 होता है, 0 6 कैरी हो जाएगा, 15 चौके 60, 60 और 6 66, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका एरिया आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा 660, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, जो मैंने बात कहा था अभी कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो ट्रेपेजियम का तो मैंने एरिया बता दिया। आप कहोगे आपने कैसे बताया कि ट्रेपेजियम का एरिया ये होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। अब मुझे ट्रेपेजियम का एरिया अगर आपको नहीं पता है, मुझे याद था, मुझे पता था, मैंने लिख दिया। अगर आपको ट्रेपेजियम का एरिया नहीं पता है, स्क्वायर का नहीं पता है, रेक्टेंगल का नहीं पता है, तो रोम्बस का नहीं पता है, तो इन सब चीजों के लिए मैं आपको एक फॉर्मुला सीट लेके आया हूँ। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि फॉर्मुला क्या होगा। देखिए क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला है, अगर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर में आप जानते हो चारों ही साइड क्या होती है, इक्वल होती है। स्क्वायर में चारों ही साइड इक्वल होती है। यहाँ पे एक्स एक्स दे रखा है, ठीक है, एक्स एक्स सेंटीमीटर सॉरी एक्स यूनिट का दे रखा है। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर भी बोल सकते हो। इसको एक्स लिखा है, इसको आप साइड का स्क्वायर बोल सकते हो, जो भी साइड है उसका स्क्वायर कर दीजिए। रेक्टेंगल में ये आपकी लेंथ है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये दोनों लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, और जो भी इन सबका यूनिट होगा, यूनिट क्या होगा स्क्वायर यूनिट। एरिया क्या होता है हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये क्या होता है स्क्वायर यूनिट में आता है। ठीक है, यूनिट कैसा आता है, स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है बेस इनटू हाइट। जो पैरेललोग्राम की बेस है, ये भी बेस होती है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। जिस बेस पे आप हाइट ड्रॉ करते हो ना, उसी का बेस इनटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट, ये आपका क्या होता है एरिया होता है। ट्रेपेजियम जो होता है, ट्रेपेजियम में ध्यान दीजिए, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन किया है ट्रेपेजियम का, तो ये पैरेलल साइड है, तो पैरेलल साइड ए और बी, तो हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ये आपकी हाइट एच है। ठीक है, तो हाफ ऑफ ए इंटू ए प्लस बी इंटू एच, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स
इंटू हाइट, ये भी आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है। इसमें यहाँ पे डायगोनल D1 है, ये डायगोनल D1 रोम्बस में, ये D2 है, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 क्या होता है आपका रोम्बस का एरिया होता है। काइट का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये भी क्या होता है आपका काइट का एरिया होता है। तो ये सारे जो फॉर्मूला है ना यहाँ पे लिख लीजिएगा, आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक के इस वीडियो को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर ये एनोटेटेड जो पीडीएफ है जिसमें मैंने यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट भी लिख रखा है, साइड स्क्वायर लिख रखा है, ये सारी चीजें जो मेरी लिखावट है, अगर मेरी लिखावट में आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको इसी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिएगा। उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, जो भी मेरी वीडियोस के लिंक है, नोटिफिकेशन है, वो सारी चीजें आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा। और जो भी आपकी बातचीत होगी, जो भी आपको डाउट्स होगा, कोई आप अदर क्वेश्चन लगा रहे हो, किसी अदर बुक से लगा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो 1 to 1 आप मुझसे उस कम्युनिटी चैनल में पूछ सकते हो। तो आप ये सब ज्वाइन कर लीजिएगा, ये कम्युनिटी चैनल ज्वाइन कर लोगे ना, तो उस कम्युनिटी चैनल ज्वाइन करने से एक फायदा होगा कि हम एक दूसरे से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपके बहुत सारे कलीग्स उस चैनल में जुड़े होंगे, तो आप अगर वीडियो आप कोई भी प्रॉब्लम डालोगे तो वो भी सॉल्व करके भेज देंगे। अगर वो नहीं भेजेंगे तो मैं तो आपको भेज ही दूंगा, वीडियो दे दूंगा, या फिर मैं आपको हैंड रिटन सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पे। Which of the following statement is least appropriate regarding the proofs in mathematics? मैथमेटिक्स में प्रूफ्स के रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है लीस्ट एप्रोप्रिएट है? तो इसमें जरा सा ध्यान दीजिए क्या क्या दे रखे हैं, सारी स्टेटमेंट जरा आप रीड कीजिए। इट एक्सप्लेन्स व्हाई अ पर्टिकुलर मैथमेटिकल रिजल्ट्स मस्ट बी ट्रू। ये बिल्कुल सही बात है, ये एक्सप्लेन करता है कि कोई भी मैथमेटिकल रिजल्ट्स क्यों ट्रू है, रीजन देता है आपको, तो ये बिल्कुल सही बात है। ये लीस्ट एप्रोप्रिएट नहीं है, ये मोस्ट एप्रोप्रिएट है। It helps to reveal the connection and provide insights into the underlying structure of mathematics। ये भी बिल्कुल बात सही है कि क्या करता है आपको यहाँ पे संबंधों को उजागर करने में मदद करता है और गणित की अंतर्निहित संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ये भी बात सही है कि आपको बताता है कि मैथमेटिक्स में जो भी आपके स्ट्रक्चर है कैसे आपका क्या कनेक्शन है उसमें, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इट कैन हेल्प द स्टूडेंट टू वैलिडेट देयर ओन रीजनिंग। ये भी बात सही है कि स्टूडेंट की जो भी रीजनिंग है, जो भी तर्क है, उसको वैलिडेट करता है। ये प्रूफ्स बिल्कुल सही है। प्रूफ्स आर बिल्ट ऑन इंट्यूटिव नॉलेज एंड नॉट रीजनिंग। ये गलत है कि प्रूफ जो होता है ना सिर्फ और सिर्फ अंतर्देशीय ज्ञान पे निर्भर होता है, ना कि तर्क पे। थोड़ी सी हिंदी मेरी खराब है तो थोड़ा इधर उधर हो रहा हो तो थोड़ा सा माफ करिएगा आप लोग मुझे। तो जो है ना प्रूफ्स क्या होता है, ऐसा नहीं है कि रीजनिंग पे बेस नहीं है। प्रूफ्स जो होता है रीजनिंग पे बेस होता है, आपके तर्क पे बेस होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंट्यूटिव नॉलेज पे बेस होता है, रीजनिंग पे बेस नहीं होता। ये सबसे लीस्ट एप्रोप्रिएट है आपका स्टेटमेंट प्रूफ्स के रिगार्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ आपको कंटेंट देने लायक नहीं था तो बस आप इसका सोल्यूशन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 ध्यान दीजिए। PQRS is a parallelogram whose diagonals PR and QS intersect at O such that OP is equals to 7x plus 7 centimeter, OQ is equals to x plus 5 centimeter, OR is equals to 20 centimeter and OS is equals to 16 centimeter। ठीक है, यहाँ पे आपको डायगोनल्स के लेंथ दे रखे हैं। देन वैल्यू ऑफ 7y plus 5 आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो डायगोनल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कैसे होते हैं। ये आपका पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में ध्यान दीजिएगा, जैसे PQRS हम क्या लेते हैं, साइक्लिक लेते हैं। PQRS लेते हैं तो PQRS में ये आपका डायगोनल PR और ये आपका डायगोनल QS, ये दोनों O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक प्रॉपर्टीज होती है, मैं प्रॉपर्टीज भी सारे आपको क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज मैं आपको एक पेज पे बताऊंगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, सॉरी जो पैरेललोग्राम होता है ना, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। दैट मींस यहाँ पे OP और OR क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये OQ और OS क्या होंगे, OS और OQ क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए यहाँ पे लेंथ दे रखा है, OP की वैल्यू x प्लस 7 दे रखा है, ठीक है, OP की वैल्यू x प्लस 7 दे रखा है, और OR क्या दे रखा है, OR 20 दे रखा है, OR 20 दे रखा है। इसका मतलब x प्लस 7 क्या हो जाएगा, 20 के इक्वल हो जाएगा। x की वैल्यू क्या देगी, 7 इधर आएगा तो माइनस होगा, 20 माइनस 7 करोगे तो x की वैल्यू 13 सेंटीमीटर, x की वैल्यू क्या देगी 13 सेंटीमीटर। ऐसे ही OS OQ के इक्वल है, OS की वैल्यू क्या दे रखा है 16, OQ की वैल्यू x प्लस 5। इसका मतलब ये है कि x प्लस 5 किसके इक्वल होगा, 16 सेंटीमीटर के इक्वल। यहाँ पे x की वैल्यू 13 दे रखा है, अगर 13 को आप इधर ट्रांसफर करोगे तो 16 माइनस 13 क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको वैल्यू क्या पूछा है, 7y प्लस 5 का पूछा है, तो y की वैल्यू कितनी है 3, तो 7 इंटू 3 प्लस 5 तो 7 में 21 होता है, 21 प्लस 5 करोगे तो क्या हो जाएगा 26 सेंटीमीटर का आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से, ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से आपका दिए रखा है। इसका एक ही सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का एक ही रूल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का मैं आपको बता रहा हूँ, सोल्यूशन बता रहा हूँ। इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, वॉर्डमास रूल। ये जो वॉर्डमास रूल है ना, इसमें V से क्या होता है, V से ध्यान दीजिएगा, V से वेनिकुलम होता है, वेनिकुलम होता है, या फिर इसको आप बार ब्रैकेट भी बोलते हो, बार ब्रैकेट है। ये ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग है, एक पहले हम वेनिकुलम सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। ऑर्डर दिया गया आपको ब्रैकेट में, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, फिर आपका मिडिल ब्रैकेट या फिर कर्ली ब्रैकेट, और फिर लार्ज ब्रैकेट, ठीक है।
ये 3 ब्रैकेट होते हैं। ऑफ, ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और डी फॉर डिवीजन, डी से डिवीजन होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन, और ए से ऐड, और डी एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, ये बॉडमास का दे रखा है। ठीक है, बॉडमास रूल से हम करेंगे। पहले हम यहाँ पे अंडर रूट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अंडर रूट अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 52 इंटू 3 दे रखा है, इसको सॉल्व कर लो। 52 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 12। देखिए जब इसको डिवाइड करोगे ना, जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 52 यहाँ कर लो आप, 52 इंटू 3, जब डिवाइड करोगे तो रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, डिवाइड करोगे तो कहाँ आएगा, यहाँ 4 3 के नीचे आएगा। ठीक है, मैं और क्या दे रखा है, 21 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 12। तो डिवाइड कर लो, 4 से करोगे ये 13 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 7 से करोगे 3 टाइम में, 8 से करोगे 32 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। 13 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 39, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 12 क्या हो जाएगा, 48। इन सबको आप ऐड कर लो, 19 39 प्लस 9 प्लस 5 ऐड कर लो, तो 39 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 48, 48 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 53, 53 माइनस 48 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 आपका ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे दे रखा है अरुण इज 3 years older than वरुण, 8 years ago 5/6 of Varun age exceeded 3/5 of Varun's age by 6 years. If the present age of Varun is x year, then the value of x can be determined by solving the equation. यहाँ पे दे रखा है अरुण जो है ना, वरुण से 3 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष क्या ओल्डर है या फिर 3 वर्ष बड़ा है। 8 वर्ष पहले, 8 साल पहले क्या था, अरुण की आयु का जो 5/6 था ना, 5/6 हिस्सा क्या था, वरुण की एज का 3/5 से वो 6 वर्ष अधिक था, 6 साल अधिक था वो। अगर वरुण की वर्तमान आयु, प्रेजेंट आयु x है, तो x का मान आप कैसे ज्ञात करोगे, किस समीकरण का हल करके। देखो इसका मैं एक ट्रिक भी बता सकता हूँ। ट्रिक क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देख के बता सकते थे कौन सा आंसर सही होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे वरुण का एज क्या है, वरुण के एज का क्या है, 3/5 हिस्सा है। अगर वरुण अभी x साल का है तो 8 साल पहले क्या होगा, x में से 8, जैसे अभी आप 20 साल के हो, या फिर मान लो कि अभी आप 24-25 साल के हो, तो 8 साल, अगर 25 साल के हो तो 8 साल पहले कितने साल के होगे, 17 साल के होगे। तो अभी वो x साल का है तो 8 साल हम माइनस करेंगे, तो वरुण के एज का 3/5 अगर निकालोगे तो ये आपका आना चाहिए 3/5 ऑफ x माइनस 8। यहाँ पे देखो x माइनस 8 अभी अगर 3 वर्ष बड़ा था, अरुण अगर 3 वर्ष बड़ा था तो 8 साल पहले कितने साल बड़ा होगा, आप वो भी बता सकते हो। वहां से x माइनस 5 आएगा। अगर अभी उसकी एज x प्लस 3 थी तो उस समय क्या होगी, 8 साल और माइनस करोगे तो x माइनस 5 हो जाएगा। सॉरी क्या हो जाएगा, x माइनस 5। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैं तो ट्रिक से कर सकता था, बट मैं अभी आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। सोल्यूशन क्या होगा, अगर वरुण का प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज में अगर वरुण की एज जो है, वरुण की एज x है, ठीक है, और अरुण की एज क्या है, अरुण 3 साल बड़ा है तो x प्लस 3 हो जाएगा। 8 ईयर्स अगो, 8 ईयर्स पहले, 8 साल पहले वरुण की एज क्या हो जाएगी, अगर अभी x साल का है तो उस समय क्या हो जाएगा, x माइनस 8। ठीक है, और अरुण का एज क्या हो जाएगा, अगर अभी x प्लस 3 का है तो उसमें भी 8 माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 ईयर का हो जाएगा। ठीक है, बोला गया है 5/6 ऑफ वरुण एज। ठीक है, 5/6 का एज का 5/6 हिस्सा, तो 5/6 ऑफ अरुण एज वो क्या हो जाएगा, वो कितना बड़ा है, 6 साल बड़ा है। किससे 6 साल बड़ा है, 6 साल बड़ा है वो किससे, वरुण के एज से, वरुण के एज का 3/5 से। ठीक है, ये अरुण का एज क्या हो गया, वरुण के एज से 6 साल बड़ा है। अगर इस वरुण के एज को इधर ले आओगे तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा 5/6 इंटू x माइनस 5 माइनस 3/5 ऑफ x माइनस 8 इक्वल्स टू 6। ये आपका इक्वेशन बनेगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। मैंने आपको ट्रिक से भी बताया कि अगर वरुण के एज का 3/5 दे रखा है तो अभी अगर x साल का है तो 8 साल पहले x माइनस 8 का होगा, तो ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते थे। ठीक है, देखिए इन तीनों से यहाँ पे x माइनस 8 नहीं दे रखा है, यहाँ पे भी आप कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे। यहाँ पे 3/5 नहीं दिया, यहाँ पे 3/5 नहीं दिया, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो सकता था। ठीक है, यहाँ पे x माइनस 8 दिया ही नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन ऐसे ही गलत। यहाँ पे x माइनस 8 के साथ 3/5 दिया ही नहीं है, ये ऐसे ही गलत। यहाँ पे भी x माइनस 8 के साथ 3/5 दिया ही नहीं है, ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी आपको। ठीक है, तो ऐसे ही जो टिप्स एंड ट्रिक्स समझने के लिए मेरे साथ चैनल पे जुड़े रहिए। और अभी हम जो बात कर रहे थे ना पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज थी, इसको मैं अभी नेक्स्ट पेज पे आपको बता देता हूँ कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखिए थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आप धैर्य बनाए रखिए और इस पूरी वीडियो को वॉच कीजिए। बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो आपके लिए, विश्वास रखिए।
देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो कि रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस तीनों में ही यहाँ पे लागू होंगी। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है वो स्क्वायर और रेक्टेंगल और रोम्बस में भी होती हैं। ये रोम्बस है। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती है। कॉन्ग्रुएंट या फिर इसको आप इक्वल कह लो। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे जरा, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं यहाँ पे आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वल लिखा रखा है। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं और कॉन्जुगेटिव एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है इक्वल्स टू 180। सम इनका क्या होता है 180। जैसे ये एंगल है और ये एंगल है, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180। आप जानते हो जब पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस में ये जो अंदर के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। इनका सम, अगर ये एक्स है ये वाई है, तो इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, को इंटीरियर एंगल होता है। ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। वही दे रखा है। और इसके डायगोनल्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार कर लो आप। प्रॉपर्टीज 4 पे आप स्टार कर लो। ये क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, जिसपे आपको क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट रेक्टेंगल में देखोगे तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं दूसरे से। एंगल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और इसमें तो सारे के सारे एंगल्स ही क्या होते हैं, सारे के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, वो भी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा इसको। और डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब डायगोनल्स आर इक्वल। यहाँ पे डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ध्यान दीजिएगा। और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ये आपका 5, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। 3 आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, स्क्वायर में सारे सारे साइड्स इक्वल, सारे सारे एंगल्स इक्वल और एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पे डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। ये सारे सारे जिस प्रॉपर्टीज पे मैं वो टिक कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ये बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को, इसका मतलब कि ये एंगल्स 45-45 डिग्री पे बढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे रोम्बस पे ध्यान देते हैं। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में साइड्स इक्वल होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसमें ध्यान दीजिए कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इसमें तो चारों के चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बट इसमें ध्यान दीजिएगा सारे के सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। अगर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ना, तो ये स्क्वायर बन जाता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। या आपके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और वो भी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर सारा का सारा रोम्बस क्या होगा, स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अपोजिट एंगल्स होता है ना वो इक्वल होता है। अगर सारे के सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे ना, तो ये रोम्बस क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो ये ऑप्शन, ये सॉरी प्रॉपर्टीज 2 ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पे 4 ध्यान दीजिएगा, 5 ध्यान दीजिएगा और 6 ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट, सॉरी डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, वो भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, ये सब होता है। बट डायगोनल्स इक्वल, इसमें 2 प्रॉपर्टीज नहीं होते। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते और साइड और जो चारों के चारों एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी ट्रेपेजियम की बात है, ट्रेपेजियम में भी आप देख लीजिएगा। ट्रेपेजियम को काइट बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ट्रेपेजियम पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इधर के सारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 36। द डोमेन ऑफ लर्निंग दैट डील्स विद एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज इज, वो अधिगम का वो क्षेत्र जो व्यवहार और मूल्यों के साथ संबंधित है, उसे किस रूप में जाना जाता है। तो आप जानते हो कि डोमेन ऑफ लर्निंग क्या होता है। डोमेन ऑफ लर्निंग 3 होते हैं आपके, अफेक्टिव लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग और साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, ये डोमेन्स क्या होते हैं जरा सा ध्यान दीजिएगा। कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग होता है। ठीक है, इसमें आप थिंकिंग करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो। ठीक है, और अफेक्टिव में क्या होता है, इमोशंस, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स। और साइकोमोटर में क्या होता है, मोटर स्किल्स, कोऑर्डिनेशन एंड फिजिकल मूवमेंट। बेसिकली इसमें ट्रिपल एच से भी ध्यान रख सकते हो कि कॉग्निटिव अगर ऊपर से आप आओ तो ऊपर से अगर आओगे तो हेड आएगा। हेड में जितनी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जितनी भी आपकी कॉग्निटिव चीजें हैं, आप हेड से करते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, वो सब हेड से करते हो। अफेक्टिव मतलब इमोशंस रिलेट कर सकते हो हार्ट के साथ, इमोशंस हैं, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स हैं, एच के साथ रिलेट कर सकते हो हार्ट के साथ। और इसमें हैंड के साथ, मतलब जो भी आपके फिजिकल एक्टिविटीज है हाथ और पैर से करोगे। ठीक है, ठीक है, वो हैंड से करोगे तो आप इसको रिलेट कर सकते हो हैंड के साथ। तो ट्रिपल एच, हेड, हर्ट, हैंड। ठीक है, हेड से क्या हो गया, कॉग्निटिव, हर्ट से क्या हो गया, अफेक्टिव, और हैंड से क्या हो जाएगा, साइकोमोटर। जो भी आप हाथों से करोगे, जैसे मोटर स्किल्स हैं, कोऑर्डिनेशन है, फिजिकल मूवमेंट है, वो सब के सब क्या होते हैं, साइकोमोटर डोमेन्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एटीट्यूड्स और वैल्यूज हैं, ये सब के सब क्या होंगे, आपके अफेक्टिव डोमेन्स होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 ध्यान दीजिएगा। द बेस एंड द हाइट एंड बेस रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर 9 centimeter and 6 centimeter respectively. If the base radius become half and height increases by 3 centimeter, then which of the following describes the new volume of the cylinder? ठीक है, देखिए हाइट और बेस दे रखा है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, यही सब आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा ना तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। वो पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, आपका वॉल्यूम होता है। यहाँ पे एच दे रखा है 9, रेडियस दे रखा है 6। तो अगर आप वॉल्यूम 1 निकाल लीजिए, V1 में लिख दे रहा हूँ क्योंकि जो पहली बार राइट सर्कुलर सिलेंडर की वॉल्यूम निकाले V1 लिख देता हूँ। जो नए नए आपके केसेस दे रखे हैं, जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद जो निकलेगा उसको मैं V2 लिख लूंगा। तो पाई
पाई को आप एज इट इज रहने दे सकते हो, क्योंकि मुझे कंपैरिजन करना है, तो क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको कंपैरिजन करना है, तो पाई को आप ऐसे रहने दो। आर की वैल्यू क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू 9, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है। 36 इंटू 9 कर लो, या फिर ऐसे ही रहने दो 36 इंटू 9, और सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यूबिक यूनिट, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा आप। वॉल्यूम में क्यूबिक यूनिट होता है, एरिया में स्क्वायर यूनिट होता है, तो आपकी वॉल्यूम 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रेडियस क्या, रेडियस हाफ हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे R1 या आपका अगर R1 था तो R2 क्या हो जाएगा, अगर 6 था, अगर आपका रेडियस 6 था तो उसका हाफ करोगे तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और H2 क्या हो जाएगा, नया हाइट क्या मिलेगा, 3 से इंक्रीज हो रहा है, अगर 9 था तो 9 में 3 इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो जो V2 निकलेगा, V2 क्या आएगा, पाई इंटू रेडियस 3 है तो 3 का स्क्वायर इंटू 12, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे अगर रिलेट करोगे ना कि V1 से V2 में क्या चेंज आया, तो V1 का क्या था एरिया पाई इंटू 36 इंटू 9, और ये क्या था पाई इंटू 9 इंटू 12, तो पाई से पाई कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, और 12 से 36 3 टाइम में कैंसिल। बोला कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द न्यू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, न्यू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान दोगे ना तो V2 क्या हुआ है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या बन रहा है, V1 इज इक्वल्स टू 3V2। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं V2 की वैल्यू निकालूं तो V2 की वैल्यू क्या होगी, 3 इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, मतलब V1/3। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो नया वॉल्यूम है ना V2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, पुराने वॉल्यूम का, ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/3 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हुआ ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए V2 क्या है 1/3 ऑफ V1 है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नया आयतन जो होगा मूल आयतन का 1/3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है। जो क्यूब होता है ना, वॉल्यूम का भी आप सेक्शन बना लो, वॉल्यूम भी मैं आपको लिखा देता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं आपको लिखा देता हूँ। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब हो जाएगा या फिर ए क्यूब या फिर साइड क्यूब, ठीक है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पे देखिए नॉमेनक्लेचर दे रखा है, ए क्या है साइड ऑफ क्यूब है, एल क्या है लेंथ है, बी क्या है ब्रेथ है, एच क्या है हाइट है। कोन का यहाँ पे वॉल्यूम हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आर क्या है रेडियस ऑफ बेस है, एल क्या है स्लेंट हाइट है, ये आपकी हाइट स्लेंट हाइट होती है, और एच क्या है ये आपकी ये हाइट है परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। इसमें एक रिलेशन भी होता है, ये भी ध्यान दीजिए कि एल क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पाइथागोरस लगता है, राइट सर्कुलर कोन है, तो यहाँ पे ये क्या मिलेगा, ये एच है, ये आपका यहाँ पे स्लेंट हाइट एल हो जाएगा, तो एल क्या है आपका हाइपोटेन्यूज है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो आपका सिलेंडर का वॉल्यूम अभी मैंने बताया पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसमें देखेंगे तो रिलेशन मिलेगा आपको। यहाँ पे इसको थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे अगर आप जरा सा ध्यान देंगे तो कोन का वॉल्यूम जो होता है ना, वो सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या होता है 1/3 होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम का क्या है 1/3 है कोन का वॉल्यूम। ध्यान दीजिए आगे स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ध्यान रखिएगा। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, इसका हाफ कर दोगे, हेमिस्फीयर का मतलब हेमी का मतलब हाफ ऑफ स्फीयर, तो 2/3 पाई आर क्यूब ये वॉल्यूम होता है। ये सारे वॉल्यूम मैंने लिखवा दिया, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, या फिर मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा उससे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू असेंडिंग लेवल ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग एज पर वेन हेल्थ थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिकल लर्निंग। जो वेन हेल्थ है ना, उन्होंने एक ज्योमेट्रिकल लर्निंग के लिए ज्योमेट्रिकल थॉट दिया था आपका कि जो असेंडिंग लेवल ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग होगा वो क्या होगा। तो चलिए पहले मैं इस थ्योरी को देख लेता हूँ, इस थ्योरी का क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, इस थ्योरी को हम देख लेते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। फिर आप जैसे आप ये थ्योरी समझ जाओगे ना, थ्योरी होता क्या है एज इट इज अपने आप ही आप आंसर करने लगोगे। देखिए यही आंसर होगा, ऑप्शन में ए आंसर होगा, ऑप्शन में बी आंसर होगा, सॉरी 1 2 3 4 क्या आंसर होगा आप खुद बताओगे। देखो ये होता है आपका द वेन हेल्थ थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट। ये आपका होता है कि पहले हम क्या करते हैं विजुअलाइजेशन करते हैं कि वो शेप कैसा है उसको विजुअलाइज करते हैं, कि शेप कैसा दे रखा है उसको विजुअलाइज करो, देखो समझो। फिर दूसरा आपका यहाँ पे कहीं कहीं 0 लेवल भी दे रखा है, इसको 1 लेवल भी बोलते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, कहीं कहीं आपको टोटल 5 लेवल में मिलते हैं, और कहीं कहीं आपको 4 लेवल मिलेगा। जहाँ पे 4 लेवल मिलेगा वहां पे विजुअलाइजेशन को 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आपका फर्स्ट आपका लेवल है शेप को विजुअलाइज करो कैसा शेप है, दूसरा एनालाइज करो कि उसकी क्लास क्या है। जैसे शेप आप समझ देखिए, अभी देखिए 3D में भी था, 2D में भी था, कोई स्क्वायर था, कोई पैरेललोग्राम था, कोई आपका रेक्टेंगल था, कोई क्यूब है, कोई क्यूबॉइड है। तो पहले उसको देखो, शेप को विजुअलाइज करो, विजुअल करो, देखो, फिर उसको उस क्लास में रखो कौन से क्लास का शेप है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो देखो। जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है, उसके डायगोनल इक्वल होंगे, उसके साइड्स इक्वल होंगे, उसके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। उसके बाद रिलेशन से पता करो कि प्रॉपर्टीज में रिलेशंस क्या है, दैट मींस एनालाइज करने के बाद इनफॉर्मल डिडक्शन करो कि प्रॉपर्टीज क्या है, फिर डिडक्शन करो कि रिलेशन क्या है, फिर चौथा रिगर करो कि डिडक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टीज क्या है, फिर एनालाइज करो कि 4 से 5 लेवल है, इसको ध्यान दीजिए। तो इसमें देखेंगे तो क्या देखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। पहले ही प्रॉपर्टीज को देख लोगे नहीं, क्लासिफाई कर लोगे पहले ही, ये भी नहीं करोगे। क्या करोगे, क्लासिफाई भी नहीं करोगे, फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स ये भी नहीं करोगे। क्या करना आपको, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप एज दे आर,
आपको सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना है कि कैसे होंगे, ये शेप कैसे हैं, आइडेंटिफाई करना है, विजुलाइज करना है, ठीक है। तो विजुलाइज करोगे पहले, यहाँ पे पहला लेवल विजुलाइजेशन, विजुलाइजेशन का शेप है, सॉरी विजुलाइजेशन का ये प्रोसेस है, ये पहले आइडेंटिफाई करो, तो ऑप्शन डी पहले आना चाहिए। उसके बाद विजुलाइज करने के डायरेक्ट बाद आप क्लासीफाई करने चले जाओगे कि ये किस शेप के हैं, किस क्लास के हैं। तो विजुलाइज करने के बाद क्लासीफाई करोगे, क्लासिफिकेशन था, ठीक है, क्लासिफिकेशन था, ठीक है। तो पहले डी फिर बी, देख लो एक ही ऑप्शन में डी बी है, डी बी ए सी सही हो जाएगा, मुझे पहले ही पता चल गया। लेकिन आप आगे देखिए, डी बी सी के बाद क्या हो जाएगा, डी बी के बाद आप आइडेंटिफाई करोगे प्रॉपर्टीज क्या है ज्योमेट्रिकल शेप की, जो शेप है उसके प्रॉपर्टीज क्या है, एंड देन आप उनके प्रॉपर्टीज के बीच का रिलेशन पता करोगे, ज्योमेट्रिक शेप के जो प्रॉपर्टीज है उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है। तो पहले डी फिर बी फिर ए फिर सी। ध्यान रखिएगा, अगर आपने ज्योमेट्रिकल थॉट ज्योमेट्री दिया था, अगर इस थ्योरी को आप समझ जाओगे ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर लोगे। समझ में आएगा ना, पहले विजुअलाइज फिर एनालाइज फिर इनफॉर्मल डिडक्शन फिर डिडक्शन फिर रीगर, ठीक है। पहले आप शेप्स को विजुअलाइज करोगे, फिर किस क्लास का है उसमें आप क्लासिफिकेशन करोगे, फिर प्रॉपर्टीज देखोगे, फिर रिलेशनशिप देखोगे उनके प्रॉपर्टीज के बीच का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। इन अ पाई चार्ट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश आर रेस्पेक्टिवली represented by sectors angle इतना, if the total marks obtained by the students for 540 then what is the difference of the marks obtained by him or her in mathematics and English। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे एक पाई चार्ट बनाया गया है, जो आपका पाई चार्ट बना है ना, इस पाई चार्ट में आपको अलग अलग सेक्टर से बता रखा है, एंगल दे रखा है, जैसे 90 डिग्री दे रखे हैं यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स के लिए, 90 डिग्री यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए दे रखे हैं, तो अलग अलग एंगल दे रखे हैं। मुझे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ पूछा है कि मैथ्स और इंग्लिश के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो मैथ्स का एंगल कितना है 90 डिग्री, और इंग्लिश का लास्ट है तो लास्ट में एंगल क्या दे रखा है 50 डिग्री। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस कितने का है 40 डिग्री का। तो एक बात बताओ, अगर आपको दे रखा है कि पूरे के पूरे सर्कल से 540 बच्चे रिप्रेजेंट किए गए, तो पूरे के पूरे 3 सर्कल में कितना एंगल बनता है, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री बनता है। तो 360 डिग्री से आप 540 लोगों को दिखा रहे हो, 540 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो एक डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, आपको पता है कि अगर यूनिट उनका पता करना है, यूनिटरी मेथड में पढ़ोगे, तो आप 360 से डिवाइड कर दोगे, दैट मींस 540 अपॉन 360 हो जाएगा। तो अगर आपको 1 डिग्री का पता चल गया तो 40 डिग्री का भी पता कर सकते हो। 40 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा 540 अपॉन 360 इंटू 40। ये सिंपल आपका यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है कि जैसे आप एक 360 पेन खरीदोगे 540 रुपए का, तो एक पेन कितने रुपए का खरीदोगे 540 अपॉन 360, तो वैसे ही 40 पेन कितने का खरीदोगे, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आप इसको डिवाइड कर दो, 9 से कर दो, 9 4 जा 36 और 9 6 जा 54, 4 से कर दोगे 10 टाइम में 6 इंटू 10 क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60 स्टूडेंट्स, कितने हो जाएंगे 60 स्टूडेंट्स आपके टोटल हो जाएंगे, 60 आपके स्टूडेंट्स हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। एट अपर प्राइमरी स्टेज एज पर एनसीईआरटी विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स हैव नॉट इंक्लूडेड अंडर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कौन सा, जो पहला आपका प्राइमरी स्टेज होता है, वो प्राइमरी स्टेज होता है आपका, प्राइमरी स्टेज आपका क्लास 1 to 5th, क्लास 1 से 5 के लिए होता है। दूसरा जो आपका अपर प्राइमरी बोल रहे हो आप इसको, अपर प्राइमरी स्टेज भी बोल सकते हो, स्टेज आपका 6 to 2 होता है। तीसरा आपका सेकेंडरी स्टेज, तीसरा आपका सेकेंडरी स्टेज होता है 9 10th के लिए। और हायर सेकेंडरी स्टेज बोलो, सीनियर सेकेंडरी स्टेज, हायर सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी, ये आपका 11 12 का स्टेज होता है, इसमें आप 11 12 की पढ़ाई करते हो, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन भी आपके प्राइमरी स्टेज, अपर प्राइमरी स्टेज में स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब रूट भी है, एक्सपोनेंट पावर्स भी आपको सारी चैप्टर्स आपको क्लास 7th 8th में मिल जाएंगे। बट कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके एनसीईआरटी के 11th क्लास टॉपिक में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका अपर प्राइमरी स्टेज में नहीं है, आपका हायर सेकेंडरी स्टेज में, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अब आप इसमें अगर वीडियो थोड़ा भी कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। अगर आप ये बता दीजिएगा किस टाइम आप फ्री रहते हो, जिस टाइम भी आप फ्री रहोगे उसी टाइम में आपको वीडियो आपको अपलोड करूंगा, कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि आप लोग रात में ही फ्री रहते हो, रात में ज़्यादा फ्री रहते हो, जो भी आप लोग कोचिंग करते हो, आप कहीं भी पढ़ाई करते होगे, तो जो भी आप अगर कॉलेज में होगे तो आप पढ़ाई करते होगे या फिर कोचिंग कर रहे होगे, तो आप रात में जाकर फ्री होते होगे, तो मैं कोशिश करूंगा रात में डालने के लिए। बाकी जो भी आपका सजेशन होगा, जो भी आपका सजेशन हो, जो भी आपका कंप्लेन हो, कोई भी आपका सजेशन कंप्लेन जो कुछ भी हो, आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। और इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलने लगेगा आपको। तो चलिए धन्यवाद, आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए।
मैं आपको मैथमेटिक्स की तैयारी कराऊंगा, मुझ पर विश्वास करिए और मैथमेटिक्स की तैयारी मेरे साथ करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 41 टू 50 तक के हम सोल्यूशन लेके आएंगे आपको, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप पढ़ेंगे ना तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव आपको महसूस होगा, ये बहुत ज्यादा मदद करेगा आपको। एक बार पढ़ के जरूर देखिएगा, इसको मिस ना कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। और अगर ये सीटेट मिस होगा ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी कि आगे 2025 में बहुत ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। जितने भी वैकेंसी आने वाली है, अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते, उसमें बैठना चाहते हो, अपीयर होना चाहते हो मेंस के लिए, तो इस सीटेट निकालना ही है, और निकालना ही है। बिल्कुल ठान लो कि सीटेट निकाल के रहेंगे, इस सीटेट को हम पार करके रहेंगे। इस सीटेट में या फिर सीटेट एग्जाम कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं है जो इसको पार नहीं कर सकते हो, पास नहीं कर सकते हो। हम सब एक साथ मिलकर इस सीटेट को पास करेंगे। चलिए, अगर आप पास करेंगे तो बताइए कि हाँ पास करेंगे, हम वीडियोस आपके वीडियो से पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।